हाँ भाई, नमस्कार। रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, पढ़ाई चल रही है कि मौज चल रही है? सर, दोनों चल रही है। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। लास्ट टर्न पे हमने, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के अच्छे अच्छे सवाल करे थे। डिस्क, रिंग पे पूरी पीएचडी कर डाली, इनफाइनाइट शीट पढ़ ली, डिस्क का भी अपन ने निकाल लिया। याद है कि भूल गए हो? हाँ सर। सिग्मा बाय 2 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, होलो हेमिस्फीयर का भी निकाला था, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। वो रटना नहीं है, पर अपन ने एक अच्छा सवाल करा था। हाँ सर। अच्छा ठीक है भाई। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अच्छा भाई ये बात क्लियर है सर। अपन जो है, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे और आगे चलते हैं। जैसे याद करो, मैंने तुम्हें इनफाइनाइट शीट पढ़ाई, तो इनफाइनाइट शीट के पास में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? कांस्टेंट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्या दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अगर अपन बात करें तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सवाल आते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अच्छा, तो अपन ऐसा समझे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन चर्चा करना चालू करते हैं। ओ हो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो लॉजिकल है। ओ, वैसे हम एक बात समझाऊं आपको कि वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे लाइन से। वो प्रॉपर्टीज अभी बाद में आएंगी। पहले अपन ऐसे समझे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं, इक्वली स्पेस्ड लाइंस। एरो शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अदृश्य चीज है। जो ऑरा है उनको वैसे अपन डिफाइन करेंगे लाइंस की फॉर्म में। उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी आगे पढ़ेंगे। अभी ऐसा समझो कि अपन ने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अपन बनाते हैं किसी भी पेज पर, वो अपन समझें कि इक्वली स्पेस्ड लाइंस शोज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो शोज डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, अभी आगे सीखेंगे बाद में। पहले अभी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एरो शोज डायरेक्शन एंड इक्वल स्पेसिंग एंड पैरेलल लाइंस। इक्वल स्पेस एंड पैरेलल लाइंस शोज यूनिफॉर्मिटी। ऐसा समझो रिप्रेजेंटेशन है कि कहीं पर भी मुझे बोलना है कि भाई इस जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं उसको दिखाऊंगा ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा। सर नॉन यूनिफॉर्म को कैसे करेंगे, क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज आपके अच्छे से कोर्स में है, जो आपको याद होनी चाहिए। तो पहले मैं उसकी बेसिक फील कराकर फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, जो याद भी रखनी है। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये सब आपके काम की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी फील्ड? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझाइए। लो भाई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। ओ हो। अब मेरे को बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होता है? क्यूई। फोर्स क्या होता है? क्यूई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इंप्लाइज क्या फोर्स कांस्टेंट? ओ हो। फोर्स कांस्टेंट इंप्लाइज एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अरे हाँ सर, अरे एक्सेलरेशन होता क्या है? F/m। और अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन की बात करें तो QE/m। तो अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो भैया फोर्स कांस्टेंट है, QE/m। Q प्लस या माइनस हो सकता है, उससे सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी, बाकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अरे हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। तो अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे हाँ सर। अब ध्यान दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ओ हो, ये क्यूई, ये ऐसे अपन ने फोर्स लगाया तो ऐसे चला, हो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओ हो, ये क्या लिखा है? ध्यान से समझ, मैं बताता हूँ क्या। तू याद कर, अपने पर कांस्टेंट फोर्स, हालांकि ये पहले अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जब 2D पढ़ाया था, बट समझे, कांस्टेंट फोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है mg। अब सोचो, अगर किसी पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लगे जैसे कि mg, अरे हाँ, तो सोचो अगर mg फोर्स लग रहा हो और u इनिशियल रफ्तार 0 हो, या इनिशियल रफ्तार नीचे हो, या इनिशियल रफ्तार ऊपर हो, क्या इन तीनों केस में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है?
हाँ सर, यस। पर इसके अलावा अपन पार्टिकल को कैसे भी फेंकें? क्या पाथ प्रोजेक्टाइल होता है? अरे हाँ ना बोलो। मुझे एक बात बताओ जो तुम्हारे को दिमाग में सेट रखना है। सर ये कहां से आ गया? ध्यान से सुन। वैसे ये आपको मैकेनिक्स में ही बताया जाता है, पर यहां पे भी समझो। mg कांस्टेंट फोर्स है। अब सोचो ग्रेविटी में ध्यान से सुनना, ग्रेविटी में क्या अगर पार्टिकल पर का पाथ सिर्फ दो हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। कभी आपने ऐसे देखा कि आपने पत्थर ऊपर पे ऐसे सर्कल करने लगा, रस्सी नहीं बंधी हुई, खाली हवा में, क्या अपने आप सर्कल ऐसे कर सकता है क्या? नहीं। यानी कि पार्टिकल के जो दो मोशन हो सकते हैं ग्रेविटी में, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और कोई नहीं है, तो पार्टिकल के सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। इससे इन्फ्रेंस सिर्फ प्रोजेक्टाइल नहीं है। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी कि कांस्टेंट फोर्स है, तो पार्टिकल के सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। ये जनरल रूल है। अरे हाँ सर, ध्यान से सुनना। हम क्या सीखे? थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल जाओ कि अगर कभी भी किसी भी पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स हो, अरे क्या हो, कांस्टेंट फोर्स, तो भैया उसके सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। सर ऐसा क्यों? आप ग्रेविटी से कंपेयर कर लो। जो भी पार्टिकल फेंका जाएगा या तो उसका, या छोड़ा जाएगा, उसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। इसके अलावा तीसरा कोई पाथ होना संभव नहीं है। हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। यस सर। तो एक बात सीखे, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स देयर आर ओनली टू पॉसिबल पाथ, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। अच्छा इससे सीखें, स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू ए वेक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर। ऑल अदर केसेस। पैराबोला कब होगा? ऑल अदर केसेस। और हाँ, स्ट्रेट लाइन कब होगा पाथ? जब या तो इनिशियल रफ्तार जीरो हो, या पैरेलल टू दिस हो, एक्सेलरेशन पैरेलल टू जी, u पैरेलल टू a, और u एंटी पैरेलल टू a। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें? अरे अब क्या करें बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, तो स्ट्रेट लाइन u पैरेलल टू a, यानी कि अगर कांस्टेंट फोर्स तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो दो पाथ ओनली, स्ट्रेट लाइन पैराबोला। सोच के देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं कि जनरल फिजिक्स। ओ हो। मान लो कभी कोई आपको ऐसा बोलते कि एग्जांपल ऐसे ही कि इनिशियल वेलोसिटी है i कैप प्लस j कैप, ठीक है, और एक्सेलरेशन है, मान लो एक्सेलरेशन है, कुछ भी ले लेते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक, फाइंड पाथ, ऐसे सवाल आ जाए, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुझे क्या देखना है? बोल पाथ क्या होगा? बोलो, कुछ नहीं पता हमें, बाकी कुछ नहीं पता, पाथ कैसा होगा? तेरे को ऑप्शन दिए, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला। बोलो, ऐसे ऑप्शन दे सकता हूं ना मैं? तेरे को एक सवाल बना दिया ऐसे, और मैं ऑप्शन दे दूं क्या? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, डी हाइपरबोला। अब अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो बोलेगा भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भाई दो ही पाथ हो सकते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। यानी कि या तो आंसर ए है या फिर आंसर बी है। अब बताओ कौन सा? अब सर ने सिखाया कि यू या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो या जीरो। जीरो तो नहीं है। क्या यू ए के पैरेलल है? नहीं। क्या यू ए के एंटी पैरेलल है? नहीं। यानी कि पाथ क्या होगा? पैराबोला। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। हाँ लो, अब एक टफ सवाल लगता है बच्चे को, अगर ऐसे दे दे रहा हूं पता ही नहीं पड़ता, यू और ए दे दिया, कैसे पाथ बताऊं? अरे पाथ बता सकते हो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो।
ओ माय गॉड, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो फिर कह रहा हूं, फिर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, ये कॉमन फिजिक्स है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो कई जगह आ सकता है, mg में आ जाएगा और भी कहीं आ सकता है। मान लो जहां पे भी कांस्टेंट फोर्स है वहां पर ये कहानी काम करेगी। कांस्टेंट फोर्स का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, कांस्टेंट फोर्स का मतलब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब both magnitude and direction should be constant. Both magnitude and direction should be constant. Okay sir, got your point sir, बात समझ आई सर। ओ हो, मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, सवाल को समझ, अच्छी चीज सिखाऊं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज क्यू को ऐसे फेंका गया आपके सामने, देखो ये रहा, हाँ, थीटा एंगल बनाते हुए। ओके सर, क्या वो पैराबोला करेगा? यस और नो, पहला शर्त। अगर आपको बोला जाए कि एक ऐसे, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, ये ऐसे ई, ये थीटा, ये फेंका गया है ना, देखो ये ई और ये थीटा एंगल पर पार्टिकल फेंका गया। अब आपसे पूछा गया पहली शर्त कि अगर ऐसे, कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल, ये ऐसे ई है, आपको बोला गया कि एक पार्टिकल चार्ज क्यू ऐसे यू वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पे। मेरा पहला प्रश्न कि क्या करेगा ये स्ट्रेट लाइन की पैराबोला? बोलो, एक बात तो तय है कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा, क्या यू पैरेलल या एंटी पैरेलल है? नहीं है, तो बात कैसा होगा? पैराबोला। अरे हाँ सर, बता। अब उसने बोला कौन सा पैराबोला है 1 2 3 में से? बोलो, फील आनी चाहिए, बोलो कौन सा पैराबोला है? अरे बोलो कौन सा पैराबोला पॉसिबल है? ऐसे फील के लिए बता रहा हूं, कौन सा पैराबोला पॉसिबल है? 1 2 3, 1 2 3 बोलो। अरे हाँ हाँ, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, शादी में आए लोग कम। ओ हो, हाँ, आ जाओ, शादी की बात है, कई लोग भावुक, बहुत बढ़िया, भावुक होने की जरूरत नहीं है। शादी का नाम लेते ही तुम्हारा मन भटकने लगता है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मैं तुम्हारा है ना फोकस ही चेक करता रहता हूं शादी का नाम लेके। चलो आ जाओ। हाँ सर, यू थीटा ये वो, अब क्या करें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। देखो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ग्रेविटी से कंपेयर करो, क्या ग्रेविटी ऐसे mg होती है? अरे हाँ, तुम खुद सोचो कि अगर मैं पार्टिकल को एक को ऐसे फेंकूं तो ये कैसे पैराबोला बनाता है? ध्यान से देख, ऐसे, ये ऐसे नहीं बनाता है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही होता है ना? हाँ, एक्चुअली यू ऑलवेज ट्राइज टू अचीव एक्सेलरेशन वेक्टर डायरेक्शन। तो पैराबोला कैसा बनेगा कि यू हमेशा प्रयास करेगा किसकी डायरेक्शन को अचीव करने का? एक्सेलरेशन की। इन दिस केस क्या एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स और इट इज इन दिस डायरेक्शन? यस। तो ये 3 वाला पैराबोला पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे जाएगा। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो, इसीलिए जब हम अगर सोच यही सवाल ग्रेविटी के अंदर होता तो जी नीचे होता ना, तो सोच अपन ऐसे जाते। तो यू ऑलवेज ट्राइज टू अचीव विच डायरेक्शन? एक्सेलरेशन डायरेक्शन। तो कभी कोई पैराबोला की शेप भी पूछ ले तब भी हम कर सकते हैं। अरे हाँ, हाउ यू विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द शेप ऑफ पैराबोला? How you will identify? You will see that parabola should be like that you should always tries to achieve the direction of acceleration. अरे हाँ सर, अपन ऐसे थोड़ी होता है कि अपन जो धरती पे फेंकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है अपने पत्थर फेंका, पता लगा अपने नीचे वाले की किसी के खिड़की में जाके घुस गया, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, क्योंकि यू किसकी डायरेक्शन अचीव करना चाहता है? ए की, और ऐसे फेंकोगे तो ऐसा जाएगा क्योंकि जी नीचे है। हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही लग रही है, शानदार लग रही है, जोरदार। सही बताऊं, अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो आप पैराबोला में पढ़ते थे वो सब यहां आ सकता है।
जी की जगह क्यू ई बाई एम लिख लेंगे। जी की जगह क्या लिख लेंगे? क्यू ई बाई एम। तुम सोचो, जो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये वाला सोचो। दिस इज सिमिलर टू, अगर अपन ग्रेविटी में बात करें तो पार्टिकल को ऐसे फेंक दो, ध्यान से देख, ऐसे, ये, और हाँ सर ये एक्सेलरेशन है ना, ये, और ये थीटा एंगल। देख इसी तरह की सिचुएशन है जो सवाल अपन कर रहे हैं। और हाँ, सिर्फ जी की जगह क्या जाएगा? क्यू ई बाई एम। और यस, क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल कितने भी बनाए जा सकते हैं, कुछ कराऊंगा पर फील करो, अरे भैया ये प्रोजेक्टाइल है। क्या है? प्रोजेक्टाइल। अरे हाँ सर, क्या है ये? प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल सही बात सर, बेसिक प्रोजेक्टाइल है सर ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो। समझ आया सर? क्यों नहीं आएगा सर समझ? बढ़िया लग रहा है सर, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, मजा आ गया सर। आगे बढ़ जाए? अरे आगे बढ़ जाए? हाँ सर, बढ़ जाओ सर। ओहो, पाथ टू ऑलवेज टेंड्स टू दिस। हो। अब मैं ना तुमको पहले पीछे वाली कहानी में और आपको सवाल बताता हूँ कि किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मैं तुझे ऐसे ही बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाएंगे। इरेज ऑल लिंक। देख, जैसे मान लो मैं तेरे को यहीं से सवाल बनाऊँ, मैं कुछ भी सवाल बना सकता हूँ। देख, मान लीजिए मैं तेरे को बोलूँ कि ऐसे ही सोचना खुद ही, कि मान लो मैं तेरे को बोलूँ कि ऐसे ई है, ओके, चार्ज Q, मास M, ऐसे फेंका गया U थीटा एंगल से, ठीक। ऐसा समझ लो, नो ग्रेविटी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक बोला ना हो, ठीक। अब बताओ, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ धरती पर अगर धरती से अगर ऐसे फेंका गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, तो बताओ कि भाई क्या रेंज होगी। तुम ध्यान से सोचो, तो क्या ये बिल्कुल ऐसे ही करेगा प्रोजेक्टाइल? क्यों? क्योंकि भैया अब ना Q और M, QE कहाँ लग रहा है? नीचे, तो क्या एक्सेलरेशन हो गया QE बाई M। तुम्हें नहीं लगता इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी 2U बाई G इफेक्टिव? G इफेक्टिव कितना? QE बाई M। तुम्हें नहीं लगता इसकी रेंज हो जाएगी, याद करो, U स्क्वायर साइन 2 थीटा, कुछ याद है? बाई G, G की जगह क्या लिख देंगे? QE बाई M। और हाँ सर, क्या ये सब सवाल बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सर। लो, हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बिल्कुल हो गया सर, 110% सर। समझ आया सर? बोलो क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जहां जहां लगे कि बेसिक बेसिक पुरानी चीजें सीख रहे हो, तुरंत पढ़ते जाया करो। अगर नहीं आता है तो, और आता है तो बिल्कुल फील आएगी जोरदार कि हाँ भाई, इसमें अब जो पढ़ा रहा हूं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ई, खत्म, वो तो वही खत्म हो गया। उसके बाद तो कांस्टेंट फोर्स पे चले गए। कांस्टेंट फोर्स तो बेसिकली एक पार्ट है मैकेनिक्स का। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। फिर कह रहा हूं, बार बार हर क्लास में कहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कोई बहुत टफ मैकेनिक्स नहीं आती है, जहां पे जितना सा पार्ट आए उतना सा पढ़ लो, और मैं प्रयास करता हूं कि आपको बेसिक से समझाने का प्रयास करूं, और एहसास बताता रहूं कि यहां से इसको करो। ओके सर, तुम सोचो, हालांकि आगे का चैप्टर थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं, बता देता हूं, फिर भी मैंने तेरे को बोला था ना कि ऐसे अपने कैपेसिटर होते हैं। हालांकि कैपेसिटर चैप्टर में फिर ये सेक्शन आएगा। अच्छा हाँ, देखो ये प्लस 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 माइनस, याद है अभी मैंने बताया था, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। अरे हाँ सर, तो याद करो, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। कैसे? देखो, हाँ सर, बताया तो था सर आपने, याद है? 2 इनफाइनाइट शीट, जिसे अपन कैपेसिटर भी बोला था अपन ने, मैंने बोला था पूरा एक चैप्टर आएगा। अरे हाँ, ये इनफाइनाइट शीट, ऐसे 2 इनफाइनाइट शीट हैं। मान लेते हैं कि इनकी लेंथ ये L है, ओके। मान लेते, सवाल बता रहा हूँ आपको जो देखो बनाया जा सकता है, ये दूरी D है, ओके सर। ध्यान से देखो, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है? एक प्लस की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के कितनी बनी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? अब देख नया सवाल, ध्यान सुन, समझ आएगा तेरे को। देख,
मान लो मैं आपसे बोलूँ कि इसके सेंटर पे से एक चार्ज q मास m फेंका जाए v नॉट रफ्तार से। ओ हो, पूछा जाए फाइंड v नॉट मिनिमम सच दैट it will not touch lower plate। ओ हो, बोला गया कि बताइए वी नॉट की क्या मिनिमम वैल्यू हो, बताइए वी नॉट की क्या मिनिमम वैल्यू हो कि भैया ये लोअर प्लेट को टच ना करे, ये लोअर प्लेट को टच ना करे। अच्छा सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, अब क्या करें सर? सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, अब क्या करें? ओके, अब ध्यान से सुन। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि ये सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये यू फेंकते हैं और नीचे जी लग रहा होता है, तो पार्टिकल यहाँ गिरता है। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, अगर ये हाइट h हो तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होती थी √2h/g, और जिस जगह ये गिरता था ये होता था √2h/g इंटू यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की रफ्तार चेंज नहीं हो रही और वर्टिकल में इनिशियल रफ्तार 0 है, तो गिरने की टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g है। अरे हाँ, ये तो साला प्रोजेक्टाइल का सवाल है। हाँ, अब सोच, यानी कि अगर इसको ऐसे गिरना है टक 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 टक, तो जो इसकी रेंज है ना, इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज L से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये नीचे से नहीं टकराएगा। अरे हाँ, और U की जगह क्या हो गया? V नॉट, और H की जगह क्या हो गया? अगर मिडिल से छोड़ा है तो d/2, तो 2 इंटू √d/2/g। अरे पर सर G क्या है? सर G इफेक्टिव तो यहां पर QE/m है, पर सर E तो Q सिग्मा/m एप्सिलॉन नॉट बन गया, यानी कि Q सिग्मा/m एप्सिलॉन नॉट शुड बी ग्रेटर देन L। ओ हो, 2 ने 2 को मार दिया। V नॉट शुड बी ग्रेटर देन L √of Q सिग्मा/m एप्सिलॉन नॉट d। ये टफ सवाल हो गया। लो भाई, ओहो, कहने को तो सही बता दो, इसमें कैपेसिटर मिला लिया, इनफाइनाइट कैपेसिटर मत मानो, इनफाइनाइट प्लेट मिला ली, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ली, प्रोजेक्टाइल मिला लिया, पर अगर थोड़ा 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 तीनों समझ आते हो तो कोई खास बात नहीं है। सिग्मा/एप्सिलॉन इनफाइनाइट शीट मिल गई, सिग्मा/2 एप्सिलॉन इनफाइनाइट शीट मिल गई, 2 ले ली तो जुड़ गया सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में बात पैराबोला होता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। पैराबोला डील करते हैं अपन, जहां अपन ने पैराबोला प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। अरे हाँ, लो भाई, ये टफ सवाल कहला गया, पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। डर तो नहीं लग रहा? मुझे थोड़ा लगा थोड़ा और अच्छा पढ़ाना चाहिए, तुमको फील करानी चाहिए और यह समझ आना चाहिए कि जितने सवाल प्रोजेक्टाइल में आ सकते हैं वो सब यहां भी आ सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो, कांस्टेंट फोर्स के जितने सवाल जहां आ सकते हैं वो सब यहां पर भी बन सकते हैं। हाँ सर, और भी कराता हूं, याद कर, पेंडुलम प्रॉब्लम्स करते हैं, T = 2π√L/g। अरे हाँ, याद कर, अगर कांस्टेंट फोर्स लग जाए तो G इफेक्टिव बन जाता है। हाँ सर, लो आ जाओ, देखो, a positive charge q of mass m attached to a string of length L forms a simple pendulum. The pendulum executes oscillation under the constant electric force E as shown in the figure. Find out the time period. ऐसे समझो, mg तो लग ही रहा है, mg तो है ही, साथ में एक E और नीचे लग गया और चार्ज Q है। तो तुम अगर पेंडुलम को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। याद करो कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, पहले तो 2π√L/g, यही होता है ना अगर सिर्फ G हो तो। अब सोचो इसमें G के अलावा क्या हो गया, mg भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो QE भी लग रहा है। अरे हाँ, क्या mg QE दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, पेंडुलम में अगर ध्यान सुनना, पेंडुलम में अगर पेंडुलम में पर कांस्टेंट, ये जनरल बात बता रहा हूं mg के अलावा, अगर पेंडुलम पर कांस्टेंट फोर्स है तो टाइम पीरियड
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होगा। सर ये जी इफेक्टिव कैसे निकालें? पेंडुलम की कॉमन कहानी सुना रहा हूं। कोई भी पेंडुलम हो, एक पेंडुलम है, पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग और एक बॉब। अच्छा, अगर उसको पेंडुलम की तरह कराना है, ओहो, फिर कह रहा हूं जनरल फिजिक्स समझो, फील करा रहा हूं दोबारा, देख ध्यान से। क्या ये तो जानते हो, मैं मान रहा हूं कि तुम्हें इतना पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जिसका प्रूफ भाई साहब रोटेशन में कराया जा सकता था, और वहां कराया भी गया, और एसटेप में भी कराया जाता है। अरे हाँ, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनिए। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो रे भाई। ओ, अब समझो, पर ये कब पेंडुलम की तरह एक्ट करता है? जब भाई साहब इस पे कांस्टेंट फोर्स लगता है। जैसे अगर ग्रेविटी में बात करें तो mg लगता है, तभी तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है। आप इसे कंपेयर करो थोड़ा सा कि अगर सिर्फ ग्रेविटी हो, सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ, फिर कह रहा हूं ये फिजिक्स की, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए नहीं, जनरल पेंडुलम प्रॉब्लम्स है। पेंडुलम अपने आप में एक सेट है जो एसटीएम में भी आ सकता है, रोटेशन में भी आ सकता है, ग्रेविटेशन में भी आएगा, यहां भी आ जाएगा, ये भाई साहब मैग्नेटिज्म में भी आएगा। तो पहले पेंडुलम को समझने का प्रयास करें कि भाई पेंडुलम सिर्फ अगर ग्रेविटी है तो क्या करता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि उस पर नीचे फोर्स लगता है mg। अगर पेंडुलम इक्विलिब्रियम में होता है तो t की वैल्यू क्या होती है, mg। इसे मैं बोलता हूं टेंशन एट मीन पोजीशन। अगर मतलब टेंशन एट इक्विलिब्रियम इज mg। हाँ सर, तो तुम एक बात समझो, g है क्या, कैसे बोल सकते हैं, टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन m। ये याद रखो। तो तुम एक बात याद रखो कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो ना, तो पहले उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, उस जगह टेंशन निकाल लो। पेंडुलम कब, पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स। और हां, तो लेट्स जनरलाइज इट, लेट्स फील इट कि भैया पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स हम पढ़ रहे हैं, कब उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। और हां, पेंडुलम, फिर कह रहा हूं मैं आपको, सिर्फ नहीं, पूरा पेंडुलम जहां पे भी है उसको फील कर रहे हो आप। पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स, ओहो, अगर पेंडुलम पर कांस्टेंट फोर्स लगे, इस वैरायटी को आप डिस्कस कर रहे हो, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अच्छा, इसका क्या मतलब, ध्यान समझिए। देन व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव इज टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन m। ये बात याद रखें। उस पेंडुलम की मीन पोजीशन निकालो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, और उस समय टेंशन निकाल लो, और उसको m से डिवाइड कर दो, वो जी इफेक्टिव कहलाएगा। अच्छा, अब देखो, अगर हमने इस सवाल में mg भी लगा लिया और qe भी लगा लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग गए। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो बताओ, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वर्टिकल ही होगी, तो क्या टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा, mg प्लस qe। और हाँ सर, तो mg प्लस qe बाई m यानी कि g प्लस qe बाई m, g प्लस qe बाई m, g प्लस qe बाई m। अरे हाँ ना बोल भाई। तो g इफेक्टिव इज टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g प्लस qe बाई m। ये कॉन्सेप्ट को याद रखें, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्टार कॉन्सेप्ट, कि अगर कभी भी किसी पेंडुलम पर, अगर कभी भी किसी पेंडुलम पर कांस्टेंट फोर्स लगे तो उसके पेंडुलम करने का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। व्हाट इज जी इफेक्टिव? टेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अपॉन m। और हाँ, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो पेंडुलम की, उस जगह पे टेंशन निकालो और मास से डिवाइड कर दो, यू विल गेट जी इफेक्टिव, देन द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। इट्स अ स्टार कॉन्सेप्ट। बताओ, क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है जो ने टी पाई इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से विचार कर लिया कि कांस्टेंट फोर्स में तो ऐसे ही करेगा वो। अरे एमजी भी तो कांस्टेंट फोर्स ही था। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब खुद सोचो, अगर मैं QE नीचे की जगह ऊपर लगा लेता और वो mg से छोटा होता, तो क्या G इफेक्टिव G माइनस QE बाई m होता? हाँ,
क्या होता, G माइनस क्यू ई बाई एम। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर, अरे बोलो क्लियर। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो आ गया भाई सर G प्लस क्यू ई बाई एम, आंसर आ गया। पर मेनली सवाल नहीं सिखाना था, ये बात सिखानी थी आपको, ये कॉन्सेप्ट। क्या सीखे, अगर जैसे एक कॉन्सेप्ट पहले सीखे, प्रोजेक्टाइल। ओहो, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स लगे तो पाथ या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, ये कॉन्सेप्ट है। पैराबोला की शेप कैसे होगी, यू ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो पैराबोला अगर आता हो तो कांस्टेंट फोर्स का हर सवाल हो सकता है। अरे हाँ, अगर कांस्टेंट फोर्स में पेंडुलम रख दें तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। फिर कह रहा हूं मैं आपको स्टडी नहीं सिखा रहा, मैं पूरी फिजिक्स की फील करा रहा हूं आपको, धीरे 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 करेक्ट होते लगेंगे। अरे हाँ सर, अरे फिजिक्स को चैप्टर वाइज तो हमने तोड़ा है सवालों को आसानी से समझने के लिए। फिजिक्स है तो एक ही। हाँ सर, ये बात आप सही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं एक दिन में आ जाएगा, पर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा 11th 12th आपका, तो आपको ऐसे घूमेगी फिजिक्स। अच्छा, ये यहां से रिलेटेड, ये यहां से रिलेटेड, ये यहां से रिलेटेड, तो उसको एक साथ देखने का प्रयास करना, अलग अलग फनल में नहीं। ओ हो, क्या जो मैं बोला चमका। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, आंसर आ गया सर। ओ हो, अच्छा मैंने थोड़ा टफ सवाल कर दिया। अगर पेंडुलम में ध्यान से समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर ऐसे मैं बताता हूं, पेंडुलम ऐसे है, ग्रेविटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ई। अरे हाँ, और इस पे चार्ज क्यों, मास एम। अब बोलो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, अब बोलो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। जो मैंने सिखाया उससे करके बताओ, जो मैंने सिखाया। क्या ई कांस्टेंट है, तो क्या क्यू भी कांस्टेंट है, अरे हाँ, तो और क्या एमजी भी कांस्टेंट है, हाँ बताओ। बताओ इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी सिखाया, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अभी सिखाया। करो, ट्राई करो, कर सकते हो तुम लोग। थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा सवाल कहलाता है ये, पर अगर तुमने मेरी बात पे ध्यान दिया है तो सोच सकते हो, कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अरे हाँ भाई, अरे सोच लो भाई। यस सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। पढ़ा करो भैया, बहुत मेहनत होती है तुम्हारे लेक्चरों के लिए, बहुत ज्यादा, तुम्हें पता नहीं पड़ता बैकएंड पे। आ जाओ, अरे बोलो भाई। अच्छा सर, अगर अपन पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम पे टेंशन के अलावा कांस्टेंट फोर्स एक तो नीचे एमजी लग रहा है, क्यू ई लग रहा है। अरे हाँ, और दोनों कांस्टेंट है तो इनका रिजल्टेंट भी तो कांस्टेंट होगा। mg स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। ओ हो, तुम ध्यान से देखो तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम इस जगह नहीं आएगा वर्टिकल, इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं आएगा। जिस जगह इक्विलिब्रियम आएगा उस जगह mg होगा, ये QE होगा, और ध्यान से देखो जिस जगह इक्विलिब्रियम होगा उस जगह ये टेंशन एट इक्विलिब्रियम, ये इसके अपोजिट होगा रिजल्टेंट इन दोनों का, अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता जिस जगह इक्विलिब्रियम होगा, मान लो एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, वो तो अपन निकाल लेंगे। जिस जगह इक्विलिब्रियम होगा वहां पर टेंशन एट मीन पोजीशन लिख लेता हूं मैं इसको, TMP। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन ही तो होगी, TMP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। अरे हाँ, तो G इफेक्टिव क्या होगा, अरे इसको डिवाइड कर दो m से, तो G स्क्वायर प्लस QE बाई एम का होल स्क्वायर। ओ माई गॉड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट L बाई रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाई एम का होल स्क्वायर। अभी टफ सवाल है, यानी कि अगर आप ध्यान सोचो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो पेंडुलम का इक्विलिब्रियम यहां है। अरे हाँ, तो सोचो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे नाचेगा, मीन पोजीशन के अबाउट नाचेगा ना, अब वर्टिकल के अबाउट नहीं नाचेगा, मीन पोजीशन के अबाउट नाचेगा। अरे हाँ, और उसका टाइम पीरियड ये होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाई एम का होल स्क्वायर। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो पक्का,
अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, पक्का। समझ तो आ गया सर, ये क्रिस्टल क्लियर है सर। अब सोचो टफ सवाल, देखो पेंडुलम इसे नचाते हुए दिखाया भी, देखो ये ऐसे वर्टिकल के अबाउट नहीं नाच रहा, देखो एनिमेशन में। समझ में आया ऐसा क्यों दिखाया है जो मैंने समझाया है? अरे हाँ, बोलो क्लियर। यस सर। जो अपन नॉर्मल पेंडुलम है तो ऐसे ऐसे नाचता है, और ये वाला जो है वो इसके अबाउट। क्या दोनों में अंतर समझ आ रहा है? हाँ सर, बढ़िया। ब्रेक डांस की स्टेप हो गई, वेरी गुड। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, बोलो क्लियर। यस सर। लो पेंडुलम का सवाल हो गया। पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट विच वी लर्नड। बोलो क्लियर है? हाँ सर, ये आ गया आंसर। अब टेढ़ा कर लो, मतलब अपने आप में टफ सवाल है कहने को, बट अगर आपको बात समझ आती है तो फिर कोई खास बात नहीं है। अब देख, अब हम जोड़ रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तेरे को याद हो, अगर अपन ने एक चीज पढ़ रखी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पिछली बार भी बात करी थी कि अगर किसी भी पेंडुलम के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना यू मिनिमम दें कि वो पूरा सर्कल कर ले, पूरा सर्कल, याद करो √5rg। किसी भी वर्टिकल सर्कल के लिए पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी रफ्तार दें कि वो पूरा सर्कल कर ले, याद करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन √5rg। अच्छा, अब अंतर क्या भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट लगा दी नीचे, तो mg के साथ क्या क्या लगने लग गया? qe। और हाँ, अब बताओ u मिनिमम, अब बताओ u मिनिमम। ध्यान से सुनना, बाकी कहानी पूरी पहले जैसी है। पेंडुलम लिया, मास m लिया, तो अगर सिर्फ ग्रेविटी होती तो क्या आंसर √5rg होता? वो तो हम पहले से जानते हैं। याद कर क्या उसको एक फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लगा के निकालते हैं। हाँ सर। ओ हो। अब सुन, अगर आपको पूछा गया कि बताओ अगर नीचे की तरफ वर्टिकल में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है। ओहो सर, आपने ऐसा सवाल पहले भी कराया था, वो अलग था जब कूलम्बिक लॉ में पढ़ाया था। वहां पे चार्ज Q था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2 था। पीछे देखना, हाँ, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वो जैसे जैसे पेंडुलम नाचेगा वो KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अरे हाँ सर, यहां पे नहीं चेंज हो रही है, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन कांस्टेंट फोर्स। यस, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन कांस्टेंट फोर्स। खैर, हमें तो भाई पहले सवाल बोला कि बताइए यू मिनिमम क्या होगा। चलो मैं आपको पहले पूरा करके बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से फील कराऊंगा। फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, आज का लेक्चर भाई साहब फील है। पूरी फिजिक्स में मैकेनिक्स और ये मिलाकर कांस्टेंट फोर्स पर पार्टिकल क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स पर पेंडुलम क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स में भाई साहब आपका सर्कुलर क्या करेगा। ओ हो। आइए जनरलाइज करते हैं, बात को समझते हैं, फील करते हैं। ठीक सर। भाई सर, हमें तो एक बात सिखाई गई थी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो भाई जहां से टक 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 ऊपर आता है कौन? पेंडुलम, तो कंडीशन ये है कि टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट, ये T शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर वर्टिकल सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जानते हो, ये पता होना चाहिए वहां से कि अगर वर्टिकल सर्कल करना है तो भाई साहब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे कम टेंशन होता है। अगर वो भी 0 से ज्यादा हुआ तो बाकी सब जगह ज्यादा होगा, और बाकी सब जगह ज्यादा होगा तो सर्कल होगा। तो सर्कल कराने की कंडीशन क्या होती है कि टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे टेंशन सबसे मिनिमम होता है। अगर वो मिनिमम भी 0 से बड़ा है तो बाकी सब जगह तो बड़ा होगा ही, तो स्ट्रिंग का स्लैक करना संभव नहीं है। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। अब सुन, यहां पे अपन मान लेते हैं भाई अपनी रफ्तार u थी, u का मिनिमम ही तो निकालना है। मान लो यहां पे अपनी रफ्तार v हो गई, ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा mv²/r, नीचे की तरफ mg लगा और qe लगा। क्या इस जगह टेंशन हो गया T
प्लस एम जी प्लस क्यू ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या टेंशन की वैल्यू आई? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी माइनस क्यू ई। ये बड़ा होना चाहिए 0 से। अरे पर हमें कंडीशन V पे थोड़ी U पे निकालनी है, तो क्या V U की टर्म्स में पता होना चाहिए। V U की टर्म्स में पता होने के लिए भाइयों और बहनों, ओ हो ओ सर, आप तो हमारे पिताजी की उम्र के। भाइयों बहनों, कहां से हो गए हम? मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का नहीं हूं। मेरी तो उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ कितनी सी है कि नहीं? ज्यादा नहीं है। चलो सोच के बताओ कितनी उम्र है मेरी। चलो सोच के बताओ। अरे हाँ, अभी तो मैं 37 साल का हूँ। 37 ओनली। सर झूठ बोल रहे हो, सही बता रहा हूँ। आ जाओ। ओ हो। तो एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी माइनस क्यू ई ग्रेटर देन 0। कई लोग मुझ पे शक करने लगे। मैं तो तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। क्या कहते हो भाई, है कि नहीं? आज से सब लोग ना मेरे को मोंटी भैया बोलेंगे। क्या कहते हो? हाँ, ताकि मेरे को भी जवान जवान सी फीलिंग आए। क्या बोलेंगे? मोंटी भैया। हाँ, भैया बोलते अच्छा लगता है ना। हाँ, मेरे जितने थोड़े बड़े कजन होंगे तुम्हारे, और क्या है उसमें, है कि नहीं? आ जाओ, चलो भाई, बहुत बढ़िया। कई लोग भावुक हो गए। आ जाओ। अब देख, V और U, V और U, आ जाओ। V और U में रिलेशन वर्क पावर एनर्जी से। ध्यान से देखो, वर्क पावर एनर्जी कैसे करते हैं? वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई स्टैटिक्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। U और U यहाँ बॉटम से लेकर ऊपर तक, बॉटम से लेकर ऊपर तक अपन क्या लगा रहे हैं? बॉटम से लेकर ऊपर तक अपन लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय टेंशन, बाय टेंशन का वर्क डन दूसरा 0 ही होता है। क्यों? परपेंडिकुलर है। ई क्यू ई किधर? नीचे और यहाँ। डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। हाँ। क्या क्यू ई कांस्टेंट फोर्स है? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर 2r? अरे हाँ। तो भाई साहब, वर्क डन बाय क्यू इज माइनस क्यू ई 2r। What is work done by gravity? माइनस एम जी 2r। अरे हाँ सर, mg नीचे 2r ऊपर। ओ हो इक्वल टू यही अपना जो ये है। अब ध्यान सुन, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एम यू स्क्वायर को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो एम यू स्क्वायर माइनस 4 आर एम जी प्लस क्यू ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ सर, क्यों ना इस एम वी स्क्वायर को उठाकर यहां रख दें? हाँ सर, रख दो। तो क्या रखा गया? देखो, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg माइनस 4qe माइनस एम जी माइनस क्यू ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओ हो। तो देखो, एम यू स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन 5mg प्लस 5qe। ओ हो, क्या u इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखो, m से डिवाइड कर दो, 5rg प्लस 5qe बाई एम आर। अरे हाँ, 5rg बिल्कुल का रूट। ध्यान से इसे ऐसे लिख सकते हैं, u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5rg प्लस क्यू बाई एम। अरे हाँ सर, तू अगर बहुत ध्यान से सोचो तो तुम ये डायरेक्ट लिख सकते थे, 5rg इफेक्टिव। क्या इस सवाल में g इफेक्टिव क्या होता? क्या है g इफेक्टिव? ओ हो सर, वो ही टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन m। अरे हाँ सर, ये तो वो ही है। सोच के देखो तो भैया वापस जी इफेक्टिव आ गया। तो अगर पेंडुलम, अरे पेंडुलम है तो सर, पेंडुलम ही तो सर्कल कर रहा है, तो अंडर रूट 5rg इफेक्टिव। जो u मिनिमम है वो होता है अंडर रूट 5rg इफेक्टिव। अच्छा ध्यान दो, u मिनिमम होता कहां है? इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली जगह पर। तो भैया हमने सर्कुलर पढ़ा कांस्टेंट फोर्स में। क्या पढ़ा कि भाई u मिनिमम
उस जगह होगा जहां इक्विलिब्रियम होगा और उसकी वैल्यू होगी √5r g इफेक्टिव। अच्छा, और g इफेक्टिव क्या होगा? टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन m। अरे हाँ, तो इतनी कहानी करने की जरूरत क्या थी? हो सकता है कई लोगों को डायरेक्ट क्लिक कर गया हो पहले √5r g इफेक्टिव, उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। मैंने प्रूव इसलिए कराया ताकि फील आए कि जो सर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, कि भैया जब भी सर्कल पढ़ो कांस्टेंट फोर्स में तो भैया U सबसे U मिनिमम जो निकाला जाता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकाला जाता है और उसकी वैल्यू होती है √5r g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव होता है क्या? g इफेक्टिव होता है टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन या टेंशन एट मीन पोजीशन अपॉन m। इज दैट क्लियर टू यू? अरे यस और नो? हाँ सर, हाँ सर, फील आ रही है सर? जोरदार सर, भाई साहब बहुत शानदार पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त। दिमाग लगाओगे तो मजा आ जाएगा, पूरी फिजिक्स की फील आएगी अच्छे से। हाँ, ओ हो, वाह सर वाह, शानदार सर, क्लैरिटी से सर। ओ हो, देखा तो आ गया क्या? हाँ सर, √5r g इफेक्टिव डायरेक्ट लिख लिया हमने तो, अगर हमें फील आती है तो। हाँ बोलो क्लियर? यस। चलो, ओहो देख, टफ कर दिया मैंने सवाल, देख ध्यान समझना अच्छे से। मैं तेरे को डायरेक्ट बताता हूं। मान ले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ले ली, अब बताओ, खुद सोचो, पहले खुद सोचो, ये जो U मिनिमम है, क्या ये वर्टिकल वाली जगह पे होगा या इक्विलिब्रियम वाली जगह पे? ध्यान से देखो, ये थीटा, ये इक्विलिब्रियम, ये टेंशन, ये QE, सॉरी नीचे mg, और हाँ, और ये QE। ओ हो, तो ये आपका √mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। और हाँ, ये भी थीटा, ध्यान से देखो तो tan थीटा जिस जगह इक्विलिब्रियम होगा वो होगा QE/mg। भाई साहब टफ सवाल कहलाता है, पर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं। अब देखो टेंशन एट मीन पोजीशन क्या है? अरे हाँ, ये तो ये भी करा था, √mg² प्लस QE स्क्वायर। तो g इफेक्टिव क्या आ गया? वो ही √g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। अरे हाँ, अब बताओ, वो जो U मिनिमम निकालते थे वो कहां आएगा? वर्टिकली बिलो पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे? सर मीन पोजीशन पे, मतलब वो U मिनिमम यहां कैलकुलेट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? √5r g इफेक्टिव g प्लस QE/m का होल स्क्वायर। सुपर टफ सवाल कह सकते हो इसको, पर अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोचो, इसमें क्या इसके अपोजिट वो जगह होगी जहां पे टेंशन मिनिमम होगी, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे हाँ, अब वर्टिकली अबाउ नहीं होगा, ध्यान देखो, तो पूरा सर्कुलर शिफ्ट हो गया ऐसे ऐसे यहां से। अरे हाँ, कोई आपसे पूछ ले इस सर्कल में बताओ टेंशन मिनिमम कहां होगी, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। अरे हाँ सर, इसीलिए कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को मन मंदिर में बचाओगे तो कहानी समझ आएगी। अब तुम खुद बताओ, आज का लेक्चर इतनी देर हो गया चलते हो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या भाई? डरो मत, बढ़िया चीजें बता रहा हूं। कांस्टेंट फोर्स पे चर्चा हो रही है, ध्यान से सोचो तो। कांस्टेंट फोर्स में कब स्ट्रेट लाइन होगा पार्टिकल का, कब पैराबोला होगा, कैसा होगा? तो पैराबोला जो पहले पढ़ा था वो सब यहां आ सकता है। पेंडुलम कांस्टेंट फोर्स में कैसे टाइम पीरियड देगा? अरे हाँ सर, सर्कल कांस्टेंट फोर्स में कैसे काम करता है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक केस हम पढ़ चुके हैं। पर रियल फील तो अच्छे बच्चे को कैसे आनी चाहिए कि सर्कुलर इन कांस्टेंट फोर्स, पेंडुलम इन कांस्टेंट फोर्स। अरे हाँ सर, पार्टिकल अंडर कांस्टेंट फोर्स। यस सर, वो फील कराई है मैंने। पहले था जो मैं बोला चमका, वो फील आ गई तो भाई साहब सब सवाल छोटे लगने लगेंगे, जबकि कहने को बहुत शानदार सवाल है। और ध्यान से देखो, अगर दिमाग चलता हो तो कोई बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है, समझ आ जाते हैं आसानी से। बोलो यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? आ जाओ तो फिर। ओ हो, देखो ये समझ आया? ओ ये QE/mg, हाँ सर, ये लो, ये बात। U मिनिमम यहां पर, ये घूमा
और ये पीछे आ जाएगा, ये घूमा, ओ हो, और ये अपना मिनिमम टेंशन इस जगह, ये दिखाया ना एनिमेशन ने। और हाँ सर, पाई एंगल अपोजिट पे जाएगा ना। अब मीन पोजीशन ही वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं होगा, और कहीं है tan थीटा बराबर QE बाई mg। यस सर, बात समझ आई? बोलो क्लियर? हाँ, अब देखो जो अपन पढ़ रहे हैं वही है। फोर्स को अगर ध्यान से देखें तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो भाई साहब अपने दो तरीके के पाथ आए थे, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। बोलो क्लियर? यस सर। ये कहानी कांस्टेंट फोर्स के साथ चली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों पढ़ाई भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसलिए पढ़ाई क्योंकि फोर्स बराबर क्यू ही है, और ई कांस्टेंट तो क्यू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे सवाल अपन कर सकते हैं। तो जहां कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वहां पे इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आप कर लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, डरने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा पोर्शन घुसते हैं जो अपन ने बोला था, मैंने आपको पिछले टर्न पे भी पढ़ने के लिए, उसे अपन कहते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। याद है? हाँ सर, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ सर, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं रिवीजन करा रहा हूं, एक बार वापस थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ा रहा हूं, ये उम्मीद करके सिर्फ आपने पहले सुना हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं। तो फोर्स के दो तरीके के वर्णन में अगर फोर्स की बात करी जाए तो उसमें दो तरह की बात होती है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि अगर मैं दो बॉल्स को ऐसे छोड़ दूं तो ग्रेविटी द्वारा वर्णन दोनों में सेम होगा। हाँ बोलो क्लियर? इस पे भी mgh और इस पे भी mgh। हाँ बोलो क्लियर? यस सर। पर मान लो कि एक प्लेट है, उस पे फ्रिक्शन है। अब सोचो, अगर मैं उस बॉल को ऐसे ले जाऊं या मैं उस बॉल को ऐसे ले जाऊं, ये पैराबोला नहीं है, हवा में नहीं गई वो, ये पाथ ऑन द टेबल इटसेल्फ। बोलो क्लियर? तो क्या ए बी पर जो फ्रिक्शन ने कार्य करा वो सेम था कि अलग? अलग सर, माइनस म्यू mgl। अरे हाँ, तो कुछ फोर्स वो होते हैं जिनका पाथ, जैसे इसमें भी दोनों बॉल का पाथ अलग अलग था पर वर्डन बाय ग्रेविटी सेम था, mgh। दूसरी बॉल पे नॉर्मल का ने कुछ उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो एक अलग बात है, बट ग्रेविटी का वर्डन तो mgh ही था। अरे हाँ, पर फ्रिक्शन का वर्डन अलग अलग होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। हाँ सर, तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है। बहुत डिटेल में इसके नहीं जा रहे, कोई वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा रहे यहां पे, बट बेसिक रिवीजन करा रहे हैं। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है, और कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और हाँ, जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाते हैं, जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव कहलाते हैं। फिर से सुनना, जिनका वर्णन पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव कहलाते हैं, जिनका वर्णन पाथ पर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अरे यस और नो? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, शानदार सर, मजेदार सर। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अरे अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छी बात, मजा आ गया। ओके, ये बात क्लियर हो गई भाई, बहुत सुंदर। अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ मत करो, आगे बढ़ते चलो। देखो रे भाई, सुनो रे भाई, ये बात हम जानते हैं। अब देख, हमें उस नॉन कंजर्वेटिव पे ज्यादा जाना नहीं, क्योंकि हमारे को जो हमारा जो स्टडी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए कंजर्वेटिव की बात बताता हूं। वर्डन बाय, ये उतारो मत उतारो, ये सब पहले आप पढ़ चुके हो या ये बेसिक ज्ञान है, मैं रिवीजन के रूप से करा रहा हूं। वर्डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, रोटेशनल फोर्स एक्सेट्रा। ये तुम जानते हो, उतारने की जरूरत नहीं, रिवीजन कराया जा रहा है। देखो ध्यान से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ध्यान से समझो, जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं, याद करो, अगर तुमने मेरे से पढ़ा है तो ध्यान से सुनो। तुम्हें मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स की तीन फॉर्मेट होती है, कांस्टेंट फोर्स, एफएक्स आई कैप वाली, और एक परफेक्ट डिफरेंशियल। मैं तीनों फटाफट रिवीजन कराता हूं। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव है। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ,
ये कांस्टेंट फोर्स अगर है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसका वर्क डन। जैसे कि mg, क्या mg अपना कंजर्वेटिव फोर्स है? mg कांस्टेंट फोर्स है इन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड बोथ। यस सर, तो कांस्टेंट फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अरे हाँ, यानी कि क्यू अभी पढ़ रहे थे वो क्या कंजर्वेटिव होगा? अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कंजर्वेटिव है। सो फर्स्ट फॉर्मेट, व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज गिवन, तो हम जानते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे हाँ, फिर से कंजर्वेटिव फोर्स वो जिनका वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। रफ्तार में इसलिए क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं मास्टर। ओ हो देखो भाई, सेकंड फॉर्मेट ऐसा फोर्स कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब आई के साथ एक्स का फंक्शन, जे के साथ वाई का फंक्शन और के के साथ जेड का फंक्शन, जो कि इंटीग्रेबल है। क्योंकि आप जानते हो कि वर्कडन क्या होता है भाई? वर्कडन अपना असलियत में होता है ऐसे, है ना, ऐसे एफ डॉट डी आर। अरे हाँ, और एफ को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके, डी आर को लिखते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। समझ आती है बात? अरे हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। अरे हाँ सर, आप सोचो अगर जब dx आ रहा है, अगर x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए तो इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे? हाँ, और इसकी पूरी लिमिट लगाते हैं ऐसे, x इनिशियल से x फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल, z इनिशियल से z फाइनल। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ये दूसरी फॉर्मेट होती है। फिर मैं कह रहा हूं ये बातें आपको आनी चाहिए, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं बस ऐसा। अच्छा, बात तो आपकी सही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, चल मेरे हिसाब से आगे आ ही जाएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगी ये बात। एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। ओहो, ये देखो, एक सवाल करो, फाइंड वर्क डन फॉर द फोर्स F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप फ्रॉम, मान लीजिए एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है 1,1 से उसको ले जा रहे हैं 2,3 पर, और फोर्स है ये। आपसे पूछा गया वर्डन बताइए, आपने भाई सिंपल अपनी वर्डन की कहानी पे घुस गए। क्या सीखे? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक, ओके। एफ एक्स डी एक्स कितना? एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर लेते हैं, वाई डी वाई। अरे हाँ, एक्स की लिमिट कहाँ से? 1 से 2, वाई की लिमिट कहाँ से? 2 से 1 से 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 1 से 3। ध्यान से देखो, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 1, 8 क्यूब माइनस, सॉरी 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 1, 7 बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 बाई 8 बाई 2 प्लस 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 19 बाई 3 जूल। अरे हाँ सर, अच्छा तुम देखो 19 बाई 3 जूल जब तुमने निकाल लिया, सोचो तुमने ये थोड़ी बताया कि ये ऐसे ले गए पार्टिकल को, कि ऐसे ले गए, कि ऐसे ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्यों? तुमने जब मैं इंटीग्रेट करा तुम्हें कहां जरूरत पड़ी इस बात की? पड़ी क्या? नहीं पड़ी। जब जरूरत नहीं पड़ी इंटीग्रेट करते वक्त पाथ बताने की, इसका मतलब आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर अब सोचो, ये तो वर्क पर एनर्जी पढ़ा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां पढ़ा रहा हूं? आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। हाँ, यानी कि ऐसा कोई भी कुछ भी सवाल बना सकता हूं ना मैं। जैसे कुछ भी ले लिया, 2x आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस 2z के कैप z के कैप, बताओ वर्डन क्या होगा? 0,1,1 से 2,3,4। इस सवाल को सॉल्व करोगे ना, तुम्हें पाथ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे फोर्सेस, इस तरीके के फोर्सेस अपने आप इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। अरे हाँ, और कांस्टेंट तो वैसे ही हो जाएंगे। सोचो कि अगर इसी का एक स्पेशल केस कौन हो गया? कांस्टेंट।
वो तो और आसान हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप, वो तो और आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, इसमें कहां बात की जरूरत पड़ रही भैया। हाँ सर, समझ आया सर, बोलो क्लियर। हाँ सर, तो वर्णन ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल सर, अपन पुरानी बात रिवाइज कर रहे हैं। ओ हो। और देखो तीसरी फॉर्मेट क्या होती है जो कभी कभी होती है, इसे बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट डिफरेंशियल। मतलब देखो, ये i के साथ y का फंक्शन, j के साथ x का फंक्शन है, कुछ भी एक एग्जांपल ले रहा हूं ये मैं, अब समझना। ये स्पेशली ऐसी बन पाती है, हमेशा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि देखो ये वाला इलस्ट्रेशन करते हैं, ये उतारो नहीं, सवालों के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको। देखो कि सोचो आपको बोला गया कि फोर्स ये है। अब देखो तुमने देखा कि अपने को बोला गया ऐसे, तो अपने लिखा y dx प्लस x dy। पहले तुम एक बात समझो, तुम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? x के साथ y के साथ x, कैसे इंटीग्रेट कर लोगे? फंस गए। पर कुछ अगर ऐसा फंस गए तो पता है जनरली ये फोर्स होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, पर कभी कभी स्पेशली ये सुलझ सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। y dx प्लस x dy, इसे बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट डिफरेंशियल। ओ हो, ये ना अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगी ऐसी चीजें, ध्यान सुनना। y dx प्लस x dy, सोचो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। सोचो इनको एक साथ लिखो, y dx प्लस x dy। तुम ध्यान से सोचो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? d ऑफ x कॉमा y, d ऑफ एक्स वाई। अगर d ऑफ एक्स वाई ऐसे लिखा हो तो तुम इसको ऐसे लिखोगे ना। कभी मैं बोल दूं d ऑफ एक्स वाई क्या है, तो आप क्या करोगे? पहले लिखोगे x को, पहले लिखोगे y को कांस्टेंट ले लो, dx को डिफरेंशिएट कर लो, फिर x को ले लो, फिर dy को कर लो। अरे हाँ सर, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, ऐसा पर हमेशा हो पाएगा ये जरूरी नहीं है। ये स्टेप से स्टेप कभी होगा, जब होगा तो वह फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। तुम्हें मैथ्स की टर्म से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसा कभी कभी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कुछ भी ऐसा कि फोर्स की वैल्यू ऐसे देखो, 3y स्क्वायर आई कैप प्लस 2x j कैप, तो तुम क्या लिखोगे? 3y स्क्वायर dx प्लस 2x dy। कुछ नहीं कर पाओगे, नथिंग, नहीं कर पाओगे ऐसा, कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसा, लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, ये अब ये वाला सवाल कब सॉल्व होगा? जब आपको y पता हो x का फंक्शन, मतलब पाथ पता हो। और पाथ पता हो तो कैसा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव। पाथ पता हो तो कैसा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव। ओके सर, ये बातें जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए रिपीट टेलीकास्ट है। हाँ, अब इसको y dx प्लस x dy को कैसे करेंगे? d ऑफ एक्स वाई को क्या मान लो? k, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी के। अब सोचो k की लिमिट क्या है? k इनिशियल क्या है? x और y इनिशियल क्या है? 2 इंटू 5 10, और k फाइनल क्या है? 3 इंटू 6 18, तो 10 से 18। डी की का इंटीग्रेशन k, लिमिट 10 से 18 यानी कि 8। कोई बात की जरूरत नहीं पड़ी। अरे हाँ सर, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि i के साथ y का फंक्शन हो, x के साथ z का हो, किसी और का किसी और के साथ हो, पर फिर भी वो सॉल्व हो जाए बिना पाथ के। ऐसा कभी कभी होगा, ऐसा कभी कभी ही होगा। और जब हो जाए तो उसे कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। तो कंजर्वेटिव फोर्स के ये 3 हिस्से अपने होते हैं, कांस्टेंट फोर्स fxi कैप प्लस fi j कैप प्लस fz k कैप, और तीसरा है परफेक्ट डिफरेंशियल। इनके अलावा जो भी हैं वो सब नॉन कंजर्वेटिव हैं, उनमें पाथ बताना पड़ेगा, उनमें पाथ बताना पड़ेगा। अरे हाँ सर, फिर कह रहा हूं, मैं रिवीजन करा रहा हूं वर्क पर एनर्जी का, थोड़ा फास्ट कम डिटेल। हाँ, पर समझा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इसे दोबारा पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा फास्ट कम डिटेल। ओ हो।
जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फोर्स बराबर आपको मान लो वाई आई कैप हो। अब सोचो आपको वर्डन निकालना हो, मान लो आपको वाई आई कैप हो, आपको वर्डन निकालना हो, सोच के देखो 1 कॉमा, ऐसे समझो आपको वर्डन निकालना है 0,0 से 1,1। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो सोचो अब अगर तुम वर्डन लिखोगे तो लिखोगे वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? आपको जाना है 0,0 से 1,1। सोचो, फील करा रहा हूँ आपको 1,1। सोचो कैसे सॉल्व कर पाओगे वाई डी एक्स को जब तक y एज अ फंक्शन ऑफ x ना पता हो। अब सोच, यहाँ से यहाँ ले जाने के दो तरीके हो सकते हैं। पाथ 1 y इक्वल टू एक्स, एक और पाथ देख y इक्वल टू एक्स, एक और पाथ हो सकता है देख ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y जब x रखेगा और y जब x स्क्वायर रखेगा तो अलग अलग वर्डन आएंगे। मतलब नॉन कंजर्वेटिव। अरे हाँ सर, देखो ये कहानी नॉन कंजर्वेटिव की है। हाँ सर, अंतर समझाने के लिए मैंने तुम्हें को बताया, और कभी कभी आप ऐसा लिख पाओगे जो मैंने आपको बताया। अरे हाँ, अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। चल मैं बता ही देता हूं एक और अच्छी बात। ऐसे फोर्स में हमें कैसे पता पड़ेगा? जैसे मान लो एक फोर्स है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से। 2x y क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर जे कैप, ये कोई फोर्स है। कैसे पता करें, कैसे पता करें कि ये परफेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट तो नहीं है और ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप भी नहीं है। कैसे पता करें कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है? ध्यान से सुनना, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। 2xy क्यूब का को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y को कांस्टेंट मान लो, और 2xy क्यूब जो फर्स्ट टर्म है i के साथ उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। क्या आया देख, इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर, y को कांस्टेंट मान लिया तो बच गया x स्क्वायर y क्यूब। अरे हाँ, ऐसे ही 3x स्क्वायर y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूं पर ठीक है, पढ़ा देता हूं दोबारा एक बार। इंटीग्रेट करो, क्या आया? x को आप कांस्टेंट मान लो, क्या आया? x स्क्वायर y क्यूब। ओ हो, ये सेम आए। अगर सेम आए, अगर सेम आए तो परफेक्ट डिफरेंशियल। अरे हाँ, अगर x i की वाली टर्म, j वाली टर्म और k वाली टर्म को पार्शली इंटीग्रेट करो x, y और z के रिस्पेक्ट में, अगर वो तीनों टर्म सेम आ जाए तो परफेक्ट डिफरेंशियल है। जैसे इसमें देखो y i कैप प्लस x j कैप, पहली टर्म को अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो x y, दूसरी को y के टर्म में करें तो फिर x y, तो ये dxy बन जाता है। और ये हाँ, तो पता है इसके वर्डन को क्या लिखा जा सकता है? इंटीग्रल d ऑफ x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर। मैं तुम्हारे प्राण निकाल लिए थोड़े, पर ठीक है, ये देखो। अरे हाँ सर, तो परफेक्ट डिफरेंशियल का पता कैसे पड़ता है? शॉर्ट ट्रिक सुन, i वाली टर्म को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, y वाली टर्म को,
सॉरी जे वाली टर्म को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए, और k वाली टर्म को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए। अगर सेम आ जाए तो परफेक्ट डिफरेंशियल है, और वो जो सेम टर्म है वो ही d में आती है। अरे हां, यस सर, तो परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भाई वो नॉन कंजर्वेटिव, जैसे y i कैप है ही नहीं कुछ, i j कैप कुछ है ही नहीं। अरे हां सर, कर ही नहीं पाओगे। ऊपर वाली देखो 3y स्क्वायर प्लस 2x, 3y स्क्वायर x, और वो आएगा 2xy अलग अलग। अरे हां, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, उनके लिए पाथ की जरूरत पड़ेगी, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हां सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, पक्का? यस सर। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगले टर्न पे मैं यहीं से पढ़ाऊंगा। आज तो मैंने आपको सही बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैग्नेटिक्स से भी मैंने नाच रहे हैं अपन, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा और पढ़ के आएंगे। क्या पढ़ के आना है अगले टर्न में? फिर एक बार और बोल रहा हूं, आपको पढ़ के आना है कि भाई वर्क डन से कंजर्वेटिव फोर्सेस से पोटेंशियल एनर्जी कैसे लाते थे। फिर मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन कराऊंगा और कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। पक्की बात? हाँ सर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए पर लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। किससे लड़ना है? भाई बहन से लड़ सकते हो पर पढ़ते रहना है। मम्मी पापा से थोड़ा बहुत लड़ सकते हो, प्यार भी करना है, लड़ भी सकते हो, तो अपना धर्म है कि नहीं है? हाँ सर। प्रेम से बात करनी है, थोड़ी बहुत लड़ाई तो भाई बहन के बीच में होनी चाहिए। तो लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।